नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 गति के नियम के बारे में, और उसमें हम लोग 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। घर्षण के बारे में भी जान लिया था, न्यूटन की गति के नियम के बारे में भी जान लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, और वो नया टॉपिक है घर्षण कोण। देखिए दोस्तों, घर्षण कोण यूं तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसे समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। ठीक है, ओके। देखिए, घर्षण कोण तो हम लोग थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं हम लोग घर्षण कोण को। और दोस्तों, नीचे एस लगा है, इसका मतलब समझ जाइए, हम स्थैतिक घर्षण बल या सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के बारे में बात कर रहे होंगे। गतिक घर्षण बल की स्थिति को यहां पर नहीं लिया गया है, क्योंकि साफ साफ यहां थीटा के नीचे एस लिखा है। मतलब एस मतलब स्थैतिक घर्षण बल होगा। जैसे हम लोग एफ के नीचे एस लिख देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? एफ एस मतलब स्थैतिक घर्षण बल या सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल के लिए एफ के लिखते हैं, नीचे छोटा सा के। ठीक, तो ये घर्षण कोण की जो परिभाषा होती है वो स्थैतिक घर्षण बल या सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए ही दी जाती है। अच्छा दोस्तों, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे एक वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु इस तल पर रखी हुई है। जब ये वस्तु इस तल पर रखी हुई होगी तो ये वस्तु अपने भार के बराबर बल mg बल आरोपित करेगी किस पे? तल पर। और तल भी न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, वस्तु तल पर mg बल लगा रही है नीचे की ओर, तो तल वस्तु पर इतना ही बल लगाएगा ऊपर की ओर, जिसे हम लोग अभिलंब तल की प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने इस वस्तु को गति कराना चाहा। हमने चाहा ये वस्तु गति करे, तो गति करने के लिए मैंने इस दिशा में एक बल लगा दिया। देखिए एफ लगा है ना। तो जब हम इस पे बल लगाएंगे तो इस बल का विरोध करने के लिए तुरंत उत्पन्न हो जाएगा एक घर्षण बल, और ये घर्षण बल इस बल का विरोध करेगा। वो बात सही है कि जैसे जैसे हम बल बढ़ाते जाएंगे घर्षण बल बढ़ता जाएगा, लेकिन घर्षण बल की एक सीमा होती है दोस्तों। आप अपने द्वारा आरोपित बल को बढ़ाते जाइए, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे ही घर्षण बल अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगा, उसके आगे घर्षण बल बढ़ना बंद हो जाएगा, और उसके आगे जब आप अपना आरोपित बल बढ़ाएंगे तब वस्तु चलना प्रारंभ कर देगी। यही होता है दोस्तों, किसी भी भारी वस्तु को जब हम धक्का मारने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम थोड़ा बल लगाया, वस्तु गति नहीं करी, और बल लगाया, अभी भी नहीं चल रही, फिर और बल लगाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। जब हम बल बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो वस्तु चलना शुरू कर देती है। ये वही केस है। शुरुआत में वस्तु क्यों नहीं चल रही थी? जबकि हम तो बल लगा रहे थे। वो वस्तु इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल के द्वारा कैंसिल हो जा रहा था और वस्तु पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम बल बढ़ाते गए, घर्षण बल भी बढ़ा। ठीक है, वो भी बढ़ा, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि घर्षण बल ने आगे बढ़ना बंद कर दिया, और जब घर्षण बल हमारे द्वारा लगाए गए बल के बराबर नहीं हो पाएगा तो निरस्त कैसे करेगा? और जब घर्षण बल छोटा पड़ जाता है, हमारे द्वारा लगाया गया बल बड़ा हो जाता है, तो वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, खैर उसकी बात अलग है। अभी देखिए मैंने क्या किया, जब वस्तु पे थोड़ा सा बल लगाया कि वस्तु गति करे, तो वस्तु पे घर्षण बल उत्पन्न हुआ। ठीक, अब वस्तु का जो घर्षण बल है, वस्तु पे जो घर्षण बल लग रहा है वो, और अभिलंब तल की प्रतिक्रिया का परिणामी, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, वस्तु पर जब हमने बल लगाया F, तो उसमें उत्पन्न हुआ घर्षण बल, तो वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल तथा वस्तु एवं तल के अभिलंब प्रतिक्रिया R का जो परिणामी है P, वो परिणामी अभिलंब तल की प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे बोलते हैं घर्षण कोण। एक बार फिर सुनिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, बोलेंगे किसी वस्तु की अभिलंब तल की प्रतिक्रिया एवं वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल का परिणामी P अभिलंब तल की प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, अभिलंब तल की प्रतिक्रिया ये है, और R और Fs का परिणामी है P, तो P R के साथ जो कोण बना रहा है, देखिए यही वाला कोण तो थीटा एस है ना, इसी को घर्षण कोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल को एक नाम दे दिया TRO। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज RTO में लगाइए जरा, क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा S। देखिए tan मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, tan मतलब लंब बटे आधार, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है हमेशा। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब मतलब RT बटे आधार, आधार मतलब ये RO।
ठीक है। ओके, देखिए आरटी मतलब ये वाली भुजा की लंबाई, आरटी की लंबाई इसके बराबर है, और इस तीर की लंबाई, दोस्तों सदिशों को हम लोग तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उस तीर की लंबाई मतलब सदिश का परिमाण, यानी कि आरटी बराबर है इस तीर की लंबाई के बराबर है, और ये जो तीर की लंबाई है वो एफएस के परिमाण को प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब आरटी बराबर एफएस का परिमाण। तो आरटी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, आरटी की जगह पे हम लोग लिख देंगे एफएस का परिमाण, ठीक है, बिल्कुल इसकी जगह पे एफएस का परिमाण आ जाएगा, ये आ गया एफएस, ठीक। और देखिए दोस्तों एफएस एक घर्षण बल है, लेकिन मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है, और मैंने बताया था अगर जैसे मान लीजिए ये बल है एफ, मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ पे बल के परिमाण की बारे में बात हो रही है, ठीक है, बल के परिमाण के बारे में बात हो रही है बस। अगर मान लीजिए हमने एफ के ऊपर वेक्टर लगा दिया, अब इसका मतलब हम सदिश के बारे में बात कर रहे हैं, वेक्टर एफ उसकी दिशा भी इंक्लूडेड है, ठीक। खैर यहां पे देखिए हमने केवल घर्षण बल एफएस लिखा है, कोई वेक्टर नहीं लगाया, मतलब उसका परिमाण चाहते हैं। और आरओ मतलब इस वाले तीर की लंबाई, और ये तीर की लंबाई आर से लेके ओ तक की तीर की लंबाई क्या बताएगी, अभिलंब तल की प्रतिक्रिया के बराबर होगी, और अभिलंब तल की प्रतिक्रिया मतलब आर, ठीक है, ठीक। चलिए अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दोस्तों, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि एफएस जो होता है वो बराबर होता है किसके, म्यू एस इंटू आर के, ठीक। यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे म्यू एस इंटू आर, और अपॉन में आर है, आर से आर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक। चलिए भाई, तो क्या चीज समझ में आई, यहां देखिए यही जो है, यही संबंध ये संबंध जो आया है वो थीटा एस और म्यू एस के बीच में आया है। म्यू एस क्या है दोस्तों, म्यू एस है स्थैतिक घर्षण गुणांक, और थीटा एस क्या है, घर्षण कोण। तो हम कह सकते हैं कि यही स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस और घर्षण कोण थीटा एस के मध्य संबंध है, ठीक है। और आपको, हाँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछेंगे, ऐसे बोलेंगे कि एक क्वेश्चन आ जाएगा कि स्थैतिक घर्षण गुणांक सीमांत स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस और घर्षण कोण थीटा एस के मध्य क्या संबंध होता है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा कि tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस, या इसको रिवर्स भी कर सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको रिवर्स करके ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन म्यू एस इज इक्वल टू cot थीटा एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई वही चीज, यही चीज तो लिखी है, बस रिवर्स कर दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा भी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये होगा, तो यही सही लगाना है, ये और ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, ठीक, जान ही रहे होंगे। 1/10 करेंगे तो कॉट बन जाएगा, इधर 1/μs पड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है, छोटा सा टॉपिक था, 1-2 नंबर में इसकी डेफिनेशन आती है, डायग्राम बना के आपको लिखना होगा, ठीक। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये जो हमारा टॉपिक है आनत समतल पर गति। तो पहले समझते हैं आनत समतल का मतलब क्या होता है। आनत समतल का मतलब होता है दोस्तों कि थोड़ा सा झुका हुआ, क्षैतिज से झुका हुआ। जैसे मान लीजिए ये तल है, ठीक है, पृथ्वी तल के समांतर है तो ये क्षैतिज है, क्योंकि पृथ्वी तल के समांतर है तो क्षैतिज है, हम लोग यही सीखे ना अभी तक। अच्छा, मान लीजिए ये तल हमारा थोड़ा सा ऐसे हो जाए, जैसे कि ये देखिए ये तल है, इसी को बोलते हैं आनत समतल, आनत समतल या आनत तल, ठीक है। तो आनत का मतलब ये होता है कि क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर झुका हुआ है, ठीक। अब देखिए इसी आनत समतल पे एक वस्तु रखी है, और आप अपने अनुभव से कह सकते हैं अगर ये आनत समतल का कोण थीटा बढ़ता जाए, अगर ये बढ़ता जाएगा, ये ऐसे और टेढ़ा होता जाएगा, जितना ज्यादा टेढ़ा होगा ये वस्तु उतनी ही तेजी से भागेगी। लेकिन आज तक कभी ये सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है, या अगर ऐसा हो भी रहा है तो क्या इसके लिए हम लोग कोई समीकरण वगैरह निकाल सकते हैं, इसकी मोशन को, इसकी गति को समझ सकते हैं, इसकी गति के लिए हम इसका वेग वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अब हम अप्लाई करेंगे फिजिक्स, अपनी मैकेनिक्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वस्तु रखी है, जब ये वस्तु रखी है, अगर इस वस्तु का द्रव्यमान m है तो भार कितना होगा, mg होगा। और किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, तो ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर भार mg कार्य कर रहा है, ठीक है, ये रहा mg, ठीक। अच्छा, अब देखिए इस पे
दूसरा बल, इस पे टोटल दोस्तों 3 बल लग रहे हैं। पहला बल इसका भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा बल अभिलंब तल की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, और तीसरा बल घर्षण बल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 3 बल लग रहे थे, मैंने बताया था। भार, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और अभिलंब तल की प्रतिक्रिया r तल के लंबवत। देखिए तल के लंबवत है कि नहीं, ये देखिए ये है तल और ये है r, दोनों लंबवत है, ये 90 है कि नहीं। ठीक है, तो तल के लंबवत ऊपर की ओर लगेगी। अभिलंब तल की प्रतिक्रिया इसीलिए इसे अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब मतलब तल के लंबवत ही लगेगा हमेशा। ठीक है, घर्षण बल Fs जो है वो तल के समांतर है ऊपर की ओर। भैया वस्तु नीचे आ रही है तो वस्तु के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही तो Fs लगता है। वस्तु नीचे तो घर्षण बल ऊपर, वस्तु ऊपर जाती है तो घर्षण बल नीचे। ठीक, जैसी स्थिति होगी वैसा हम लोग काम करेंगे। ठीक, और दोस्तों ये टॉपिक, ये जो डेरिवेशन मैं कराने जा रहा हूं, इस पे स्टार इसलिए लगाए हैं, ये थ्योरी में तो पूछा ही जाता है खूब। ठीक है, और साथ ही साथ इस पे न्यूमेरिकल खूब आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इंटर पास करके जाएंगे दोस्तों और किसी अच्छे एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग के एग्जाम में, या इवन आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप मेडिकल के एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरह के खूब तमाम क्वेश्चन आते हैं। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो इससे बचेगा ही नहीं, उसको इस तरह के तमाम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इस पे जो क्वेश्चन इंजीनियरिंग और मेडिकल में आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे। इस पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11वीं क्लास के लिए नहीं, आगे के लिए। 11वीं में भले आपके होम एग्जामिनेशन में आए ना आए, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये आगे आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे बायोलॉजी के हो, मेडिकल के हो। ठीक है, इससे इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। खैर हम लोग देखेंगे जब समय आएगा। ठीक, अभी जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने 3 बल है, मैंने पहले बल यानी कि वस्तु के भार को हमने वियोजित किया है। दोस्तों वस्तु का भार एक सदिश राशि है या आदिश? सोचिए, वस्तु का भार, वेट, जो हम लोग mg लिखते हैं। दोस्तों जरा इस पे गौर करिएगा, m क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि है, किंतु g क्या है? g गुरुत्वीय त्वरण है। मैंने बताया था त्वरण किसी भी रूप में हो, मैंने बताया था त्वरण किसी भी रूप में हो वो कैसा होता है? सदिश होता है। जब त्वरण सदिश है और द्रव्यमान अदिश है तो कोई बात नहीं, जब आप स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करेंगे तो जो आएगा वो वेक्टर होगा। इसका मतलब ये पूरा mg जो है वो क्या है? वेक्टर है। और जब वेक्टर है, सदिश है, तो सदिशों का वियोजन तो हो ही सकता है ना। मतलब हम वेक्टर को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, जिसको कहते हैं सदिशों का वियोजन। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए वियोजन करते हैं। अब वियोजन करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए दोस्तों कि एंगल क्या है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एंगल क्या है, किधर से थीटा बन रहा है। अब देखिए इसको समझने के लिए मैंने किया क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटाता हूं। मान लीजिए इसको हमने नीचे से यहां टच करा दिया और इसको यहां टच करा दिया। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों। ठीक, ये इस वाले एंगल को देखिए, इसको ये पूरा ट्रायंगल बना। ठीक है, और ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। आप देखिए ये तो लंब गिरा है ना, ये तो लंब गिरा है, ये 90 होगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो टोटल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। और तीसरा वाला कोण, ये वाला कोण निकालना है आपको, तो ये वाला कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर दीजिए। 180 में से आप इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? ये रिजल्ट करेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? ठीक, ओके। और देखिए, हाँ, अब आप जरा इसको देखिएगा, ये पूरा एंगल तो 90 होगा क्योंकि ये लंब खींचा गया ना, ये पूरा 90, ये पूरा 90 है, और ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा, तभी तो पूरा जुड़ के 90 होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा आ गया। और देखिए ये वाला एंगल थीटा है ना, बस बात खत्म। अब हम इसको रफ करते हैं। चलिए, तो ये mg cos थीटा, mg sin थीटा। ठीक, अब देखिए इधर से कोण बन रहा है ना, और इधर से कोण नहीं बन रहा, तो जिधर से कोण बनता है वो cos, तो ये mg cos थीटा, ये बचा हुआ mg sin थीटा। अब आप देखिए यहां पर, अब हम संतुलन की अवस्था पर विचार करेंगे। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में देखिए, संतुलन की अवस्था में क्या हो रहा है? वस्तु पर ऊपर की ओर बल लग रहा है R,
वस्तु पे नीचे की ओर बल लग रहा है mg cos थीटा, मतलब नीचे मतलब तल के लंबवत नीचे, ठीक है, नीचे मतलब तल के लंबवत नीचे। तल के लंबवत का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बल जो तल के साथ 90 के एंगल पर कार्य कर रहा हो। देखिए दोस्तों, ये 90 के एंगल पे कार्य कर रहा है कि नहीं, तो मैं इसी की बात करूंगा, इसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एंगल 90 नहीं है, ये यहां से लेकर यहां तक का एंगल 90 नहीं, केवल ये 90 है, ठीक है। तो तल पर लंबवत ऊपर की ओर बल लग रहा है r, और तल पर लंबवत नीचे की ओर बल लग रहा है mg cos थीटा। लेकिन दोस्तों, ना तो वस्तु ऊपर की ओर उड़ी जा रही है, ना तो वस्तु तल में गड्ढा करके अंदर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल r, वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाले बल mg cos थीटा के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो हम लिखेंगे r और mg cos थीटा का परिणामी कितना आएगा दोस्तों, और mg cos थीटा का जो परिणामी है वो 0 आ रहा है, ठीक। यहां से एक इक्वेशन निकल के आएगी कि r इक्वल mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। चलिए भाई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे क्षैतिज दिशा में गति के लिए। वस्तु नीचे आ रही है, तो वस्तु नीचे आ रही है, लेकिन देखिए वस्तु नीचे आएगी तो नीचे ही आएगी, लेकिन हम लोग किस पे विचार कर रहे हैं, संतुलन की अवस्था में। संतुलन का मतलब क्या होता है, वस्तु ना तो ऊपर जाए ना नीचे आए, ना तो तल के समांतर नीचे की ओर गति करे, ना तल के समांतर ऊपर की ओर गति करे। मतलब वस्तु ना तो नीचे आएगी ना तो ऊपर जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए वस्तु को नीचे की ओर लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, mg sin थीटा, ठीक है। वस्तु को नीचे की ओर लाने के लिए जिम्मेदार है mg sin थीटा, और वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहा है, या यूं कह लीजिए इस गति का विरोध कर रहा है कौन, Fs, घर्षण बल, ठीक। अब mg sin थीटा और Fs का परिणामी निकालेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि अगर mg sin थीटा और Fs का परिणामी 0 नहीं होगा तो ये वस्तु चलना शुरू कर देगी। और मैं बात कर रहा हूं संतुलन की अवस्था की, तो संतुलन की अवस्था में mg sin थीटा और Fs का परिणामी 0 ही होना चाहिए। जैसे r और mg cos थीटा का परिणामी 0 हुआ था, वैसे mg sin थीटा और Fs का परिणामी 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे mg sin थीटा माइनस Fs, ठीक है, इक्वल 0। यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा Fs इज इक्वल टू mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, आप यहां से देखिए इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना है, ठीक, डिवाइड करिए। और दोस्तों देखिए हमें यहां से tan ही बनाना है, ठीक है, हमें tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए जाहिर सी बात है साइन को ऊपर रखना पड़ेगा, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, भाग करिए जरा, देखिए कितना आएगा, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Fs अपॉन r, ठीक। mg से mg कटेगा, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों Fs बराबर कितना होता है, Fs बराबर होता है μs इंटू आर, पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा μs इंटू आर अपॉन में r से r कटेगा, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू μs, नंबर 3, ठीक। और दोस्तों आप एक और चीज याद रखिएगा, जब मैंने लिखा है Fs बराबर μs इंटू आर, यहां बराबर का चिन्ह लगाया है, बराबर का चिन्ह लगाया मतलब समझ लीजिए किसकी बात हो रही होगी, ये सीमांत स्थैतिक घर्षण बल की बात हो रही होगी, ठीक है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल मतलब जिसके तुरंत पश्चात गति प्रारंभ होने वाली हो। और आगे, और दोस्तों चलिए अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, ठीक। यहां से मैं पार्टीशन कर दे रहा हूं, अभी अभी हम लोग पिछले वाले सेशन में पढ़ के आए घर्षण कोण, ठीक है, परंतु थीटा एस मतलब घर्षण कोण एवं, ठीक है, परंतु थीटा एस एवं म्यूएस के मध्य निम्न संबंध होता है। क्या हमने पढ़ा है अभी कि tan थीटा एस इक्वल म्यूएस, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, हमने 3 समीकरण बना ली है, इसको समीकरण नंबर 4 बोल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 और 4 की तुलना करिए, क्योंकि समीकरण 3 और 4 के
दोनों में दाएं पक्ष बराबर है, RHS बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। LHS बराबर करिए। LHS बराबर करने के लिए करेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा s। ठीक है, यहां से सीधा सीधा एक रिजल्ट निकल आएगा, वो क्या निकलेगा कि थीटा इक्वल थीटा एस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारा काम हमने किसके लिए किया है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल वो घर्षण बल होता है जिसके मतलब स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है जिसके तुरंत पश्चात गति प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि आपने ये चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको समझिएगा, ये आपने अनुभव भी किया होगा। अगर हमारा झुकाव कोण कम है तो वस्तु गति नहीं कर रही होगी, हो सकता है वस्तु गति ना करे, लेकिन जैसे जैसे हम झुकाव कोण को बढ़ाने लगते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब वस्तु अपने आप चलना शुरू कर देगी। आपने कोई बल नहीं लगाया, बस झुकाव कोण को बढ़ाते गए, झुकाव कोण को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा कोण आया कि वस्तु नीचे की ओर सरकने लगी। ठीक, तो ऐसा कब होगा, जब आपका झुकाव कोण थीटा घर्षण कोण थीटा एस के बराबर हो जाएगा, तभी ये गति शुरू हो जाएगी। ठीक, और आपने देखिए यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने सारा काम किया है सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए। यानी सीमांत स्थैतिक घर्षण बल की अवस्था में तल का झुकाव कोण किसके बराबर हो जाता है, घर्षण कोण के बराबर हो जाता है, और होगा ही क्योंकि अगर सीमांत स्थैतिक घर्षण बल की अवस्था में थीटा एस के बराबर नहीं होगा तो ये वस्तु चलना कैसे प्रारंभ करती। या आप इसको उल्टा अपने व्यू को जरा पलट के देखिए तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने सारा डेरिवेशन किया है सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए। ठीक है, सारा डेरिवेशन किया है। क्यों, कैसे पता चला कि हमने सारा डेरिवेशन उसके लिए किया है, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए? क्योंकि दोस्तों हमने Fs को बराबर लिया है, Fs बराबर लिया है μs इंटू आर के। अगर हम लेते Fs इज लेस देन μs इंटू आर, तब आप कह सकते थे कि हमने स्थैतिक घर्षण बल की बात की है। मैंने बताया था आपको, ये होता है स्थैतिक घर्षण बल के लिए, और सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए ये चीज काम करता है, बराबर का चिन्ह आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं बराबर का चिन्ह लिया हूं, तभी तो Fs की जगह पे μs इंटू आर रख दिया। अगर Fs μs आर के बराबर ना होता तो यहाँ कहाँ रखते हम लोग। ठीक है, यहाँ Fs की जगह पे μs इंटू आर रख दिया, आर से आर कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू μs आ गया। ठीक भाई, चलिए अब यहाँ पे हमारा ये टोटल रिजल्ट निकल के आया। जब मैंने सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के लिए कंडीशन को यूज किया, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल की कंडीशन को यूज किया, तो हमें मिला थीटा बराबर थीटा एस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही तल का झुकाव कोण घर्षण कोण के बराबर होगा वैसे ही वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, क्योंकि ये सीमांत स्थैतिक घर्षण बल की अवस्था है और सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के जस्ट बाद गति प्रारंभ हो जाती है, तो इसकी गति भी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, तो यही चीज है। अब देखिए, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। सारे कैलकुलेशन करें, ठीक है, और किसी भी तल और वस्तु के लिए, किसी भी तल और वस्तु के जोड़े के लिए हम लोग घर्षण कोण का मान निकाल लें, फिर उस वस्तु को तल पर रख के घर्षण कोण का मान झुकाव कोण का मान बढ़ाने लगे, और देखेंगे जैसे ही झुकाव कोण का मान घर्षण कोण के बराबर आएगा वस्तु चलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जितना भी पढ़ा, इसके लिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।